कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड्स इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करने का हुक्म भी किसी काम ना आया। स्टेट बैंक ने इलेक्शंस के लिए फंड्स तो मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन फंड्स के इजरा से यह कहकर माजरत कर ली है कि हुकूमत की सवाबदीद है और इस मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इन वजूहात का तयन किया है जिस वजह से रकम इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करने से कासिर रहा है। इलेक्शन कमीशन भी फंड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया कि इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि स्टेट बैंक की तरफ से रकम मुंतकिली नहीं की गई। वजारत खजाना के हुक्काम ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। वजारत खजाना की फंड से मुतालिक रिपोर्ट सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख ने जमा कराई है। वजारत खजाना की रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फैसले और पार्लियामान को मामला भिजवाने की तफसीलात भी शामिल हैं। अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक को फराहम करदा मुआवनत की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा है। वजारत खजाना ने रिपोर्ट में फंड्स मुंतकली पर कानूनी नकात भी शामिल किए हैं। आज इत्तेहादी जमातों का हम इजलास भी हुआ है जिसमें नई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर अपोजिशन से मुज़ाकरात करने पर जोर दिया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपने एक बयान में कहा कि वो बतौर स्पीकर तमाम जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात करने के हामी नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए कहना था, वो अदलिया के ऊपर उन्होंने काफ़ी तनकीद की और सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो कहते हैं कि ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। इस पर शरीफ साहब क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सबसे बड़ा आज जो हमारे जो मुखालफिन हैं उनको इस बात का लाले पड़े हुए रातों की नींदें हराम हो चुकी। ये इत्तेहाद खुदा न कसम टूटा क्यों नहीं बिलावल भुट्टो ने अपना अलहदा रास्ता क्यों नहीं अपनाया, क्यों नहीं मौलाना फजल रहमान ने अलहदा रास्ता नहीं अपनाया, क्यों नहीं नवाज शरीफ ने अपना अलहदा रास्ता नहीं अपनाया, क्यों नहीं शेरपाव साहब ने अपना अलहदा रास्ता नहीं अपनाया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इत्तेहादी जमातों के इस इजलास के अंदर मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ से करने हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ से होने वाले मुज़ाकरात से पहले भी बहुत सारे गैर यकीनियत के बादल मंडला रहे हैं। इस इत्तेहादी जमातों के इजलास के अंदर भी बात हुई है कि इमरान खान का एतबार कोई नहीं है। अगर इस बारे में मुज़ाकरात करने के इमरान खान पर केसेस को ख़त्म कर दिया जाए तो ऐसे मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्शंस पर बात करनी है तो इलेक्शंस को लेकर ज़रूर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इन्हीं मुज़ाकरात के लिए सेनेटर सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी भी खासी कोशिश कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से इन मुज़ाकरात का स्टेटस जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जमात इस्लामी ने बड़े अहम वक्त के ऊपर इंटरवीन करने का सोचा और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बैठाने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, ये आपका ज़ाती ख्याल था या आपने ज़ाती तौर पर ये महसूस किया कि अब वक्त आ गया कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बैठाया जाए, कंसेंसस डेवलप किया जाए, या इसमें किसी और की मुशावरत या इशारा भी शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलेक्शन चाहते हैं मुल्क में और हमारा मौक़िफ़ यह है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो, मरकज में भी और सूबों में भी, और हम ये पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं। मुख्तलिफ वक़्तों से इलेक्शन कराना ये माशी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से मुल्क के लिए हम नुकसानदेह समझते हैं। तो इसलिए जितने भी स्टेक होल्डर है इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, तमाम सियासी जमातों से अब इसके लिए राबते हैं कि इलेक्शन से पहले एक शफाफ इलेक्शन के लिए हम आपस में बैठकर एक ज़ाबिता अखलाक भी बना ले और एक क्लीन और शफाफ इलेक्शन के लिए निज़ाम कार भी बना ले। तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी है, और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब यही है कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और एक पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हमारी भी जरूरत है, पूरी कौम की भी जरूरत है। इसलिए कि माजी में जितने इलेक्शन हो गए उनका हशर हम देख रहे हैं, उनका नताइज भी कौम भुगत रही है। तो इसके लिए हम तमाम सियासी जमातों से राबते कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसके लिए तमाम लोग एक मेज पर आ जाएं और आपस में बातचीत करें। तो एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इमरान खान साहब मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है? नहीं, इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का काम तो नहीं है, इलेक्शन तो है इलेक्शन कमीशन का काम। ये तो सियासी जमातों का काम है। एस्टेब्लिशमेंट का अपने बड़े काम है, सिक्योरिटी है, मुल्क में बदअमनी और दहशतगर्दी के खतरात है, उनसे निमटना है। इसलिए हम तो नहीं चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात में इन्वॉल्व हो। हमारा तो शुरू से मौक़िफ़ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, जिनका हल्फ उन्होंने हटाया है, जो आईन का तकाजा है, अदलिया अपना काम करे और इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से हम चाहते हैं कि माजी में चूंकि इलेक्शन हो गए हैं, उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उसमें धांधली होती है,
پہلے سے نتائج مرتب کیے جاتے ہیں. اس بار ہم چاہتے ہیں کہ ایسا الیکشن نہ ہو, حقیقی معنوں میں آئین کے رخ کے مطابق الیکشن ہو. لیکن سوال تو بڑا سادہ سا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر عمران خان صاحب مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, یا تیار دکھائی دیا آپ کو ملاقات میں؟ دیکھیے, عمران خان ہو یا پی ڈی ایم ہو, باقی سیاسی پارٹیوں ہوں, الیکشن تو سب کی ضرورت ہے, سب الیکشن پر یقین رکھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اس پہ اتفاق رائے ہو جائے کہ ایک دن الیکشن ہو اور مرکز میں بھی اور صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنا یا ان سے پوچھ کر الیکشن کا انعقاد کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ تو سیاست میں ان کو انوالو کرنے کے مترادف ہے. سراج الحق صاحب, آپ کی جو ملاقات عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ہوئی اس میں یقیناً انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر بھی کیا ہوگا, اور اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں تو کیا یہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جس میں شہباز شریف ہیں, آصف علی زرداری ہیں, بلاول بھٹو ہیں, ان تمام تر لوگوں کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھنے کو عمران خان ریڈی ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے خلاف ماضی میں بہت باتیں کرتے رہے وہ؟ بھائی, میز پر بیٹھنا مسئلہ نہیں ہے, نہ ہماری یہ مقصد ہے کہ یہ لوگ آپس میں میز پر بیٹھ جائیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک تاریخ پر متفق ہو جائے, ایک ایسا تاریخ جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو. باقی جناب شہباز شریف اور عمران خان صاحب اور زرداری صاحب ایک میز پر بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں, یہ ان کے اپنے مسائل ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے ماحول بہتر ہو. دیکھیں, انتخابات کی تاریخ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دی ہے. اگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو کچھ وقت دے دیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں؟ دیکھیے, سپریم کورٹ نے تاریخ دیا ہے 14 مئی کا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی تاریخ پہ الیکشن ہو. تو 14 مئی کو ممکن نہیں ہے. اب پہلے ایک صوبے میں الیکشن ہو, پھر دوسرے صوبے میں الیکشن ہو, اس کے بعد پورے پاکستان میں الیکشن ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا سال الیکشن کے نظر ہو جائے گا. اس لیے ایک صوبے میں الیکشن ملک کے مفاد میں ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہم سب کو اس پہ اگری کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کا انعقاد ہو. تو آپ کا پلان کیا ہے؟ اے پی سی کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن دے دی ہے؟ اے پی سی کب ہونے جا رہی ہے؟ اور یہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مان رہے, آئین کو نہیں مانتے ہیں, قانون کو نہیں مانتے ہیں, اے پی سی کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ابھی عید کے بعد آل پارٹی کانفرنس کی کوئی تاریخ تعین نہیں ہوا ہے. اس وقت ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور آئندہ ہونے والے الیکشن کے حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو عید کے بعد اس کے بارے میں کنسنسس کے ساتھ مشورہ کریں گے. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, سراج الحق صاحب, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ انہیں فل کورٹ بنا دینا چاہیے؟ کیا فل کورٹ ہی تمام مسائل کا حل دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ دیکھیے, چیف جسٹس نے اس وقت نوٹس لیا ہے اور جس مسئلے پر اس نے نوٹس لیا ہے وہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. تو یہ تو اچھی بات تھی کہ اگر وہ فل کورٹ کا اجلاس بلاتے, میرے خیال میں لوگ سپریم کورٹ کے بارے میں اس طرح تبصرے نہ کرتے اور کوئی تناؤ میں بھی اضافہ نہ ہوتا. اب تو ایک طرف سپریم کورٹ ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہے, اب دونوں آئینی ادارے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 100% سیاستدانوں کا مسئلہ ہے. مناسب یہی ہے کہ سپریم کورٹ یا تو تمام سیاسی لیڈروں کو بلاتے اور موقع دیتے, اچھا ہوتا ہے, یا فل کورٹ بناتے. ظاہر ہے پوری قوم پھر فل کورٹ کے ساتھ کڑی ہوتی. اب 9 کے بجائے 5 اور 5 کے بجائے پھر 3 ججز نے فیصلہ دے بھی دیا, تو اس کی مخالفت بھی ججز نے کی اور اب تو ججز ورسز ججز سامنے آ گئے ہیں.